हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अगस्त 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। यह किसान सम्मान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? वाराणसी में। यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी तथा यह योजना पूर्व व्यापी तिथि 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें 100% जो योगदान होगा वह केंद्र सरकार का होगा। साधो जग दर्शन मेला महोत्सव लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में आयोजित की गई 20 से 22 जून के मध्य। कबीरदास की जयंती भी 22 जून को मनाई गई। इसमें नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की योजना है। इस हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। 5 जिले 100% कैच द रैन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल। ये जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा। पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। इन्होंने सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैच द रैन अभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी। यह पहल पारंपरिक जल निकायों, छोटी नदियों के पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास तथा वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देता है। आईआईटी बीएचयू का फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। आईआईटी बीएचयू ने मालवीय मिशन के अंतर्गत एक ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन यानी एफआईपी का आयोजन किया। और ये मालवीय मिशन क्या है? यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2023 में। 19 जून को लखनऊ में स्थित मध्य कमान युद्ध स्मारक, इसे स्मृतिका भी कहा जाता है, इसको जनता के लिए खोल दिया गया। कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ में 2 दिवसीय अनंत कला महोत्सव का आयोजन। अनंत कला महोत्सव। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज जिले में खोला जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। मुरादाबाद की अंशिका ने सब जूनियर बालिका 40 किलोग्राम वर्ग में परिणीता को हराकर 15वीं यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित क्वीन हो मेमोरियल पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 से 2029 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में प्रमुख बाइक रेसिंग इवेंट मोटो जीपी आयोजित करने के लिए स्पेन के डोर्ना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया। पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगढ़ में नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वारा किया गया था। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ये बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत। यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायत में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल। ये दोनों पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं? नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी पक्षी अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है। रामसर कन्वेंशन जो है यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को
ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। भारत में वर्तमान में कुल 82 आर्द्र भूमियां हैं और सबसे अधिक आर्द्र भूमियों की सूची के मामले में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट। गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला। मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,830 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरा स्थान पर कर्नाटक है। यानी पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले स्थान पर, फिर तमिलनाडु, फिर तीसरे स्थान पर कर्नाटक। विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंची आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन शुरू किया। चेनाब नदी के तट से 369 मीटर की ऊंचाई पर बना यह रेलवे ब्रिज है। जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के मध्य कृषि साझेदारी। बस इतना याद रखिए किसके किसके मध्य साझेदारी हुई है, जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड के मध्य। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। मोहन चरण मांझी को राज्यपाल रघुबर दास ने ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ओडिशा विधानसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 78 सीट और बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत हासिल हुई। ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 और लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। ये सब क्रॉनिकल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो यूपीपीसीएस आयोग है इस तरह के क्वेश्चन बनाता है तो इसलिए इसको ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। विधानसभा की 60 सीटों में बीजेपी ने 46 सीटें, एनसीपी ने 3 और पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2 सीटें जीती। चौना मीन को लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चौना मीन। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उप मुख्यमंत्री हैं चौना मीन। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा की 60। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। इसके अंतर्गत 11 से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। असम में जनता भवन सौर परियोजना असम के मुख्यमंत्री द्वारा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। प्रेम सिंह तमांग को। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीट और एकमात्र लोकसभा सीट थी उसको भी इसने जीत हासिल की। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। किसे? प्रेम सिंह तमांग को। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीट और एकमात्र लोकसभा सीट थी उसको भी इसने जीत लिया। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 में 35वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया और सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाई। टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें और जो वाईएसआर कांग्रेस थी 11 सीटें जीती। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 175, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा की 11। केरल ने की पाठ्यक्रमों में एआई लर्निंग की शुरुआत। केरल ने कक्षा 7 की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पाठ्य पुस्तकों में एआई लर्निंग की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर काप्पोम योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किसानों को हरी खाद के बीज वितरित करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर काप्पोम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा। तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन किया गया था। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से
फाजिल्का जिले में एक सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख लेते हैं। डाकघर अधिनियम 2023, यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत नियमों को अधिसूचित किया। यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हुआ। 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए को शामिल किया गया है। चीटिंग पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष की कैद की सजा का प्रस्ताव। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफ चीटिंग, इसमें शामिल लोगों को 5 से 10 वर्ष की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया था, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक। इसी 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसी के साथ यानी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न किए गए। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस डेट को 9 जून को 2014 में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल की इन्होंने शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल के उपराष्ट्रपति अहमद अफीम और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल हुए। 18वीं लोकसभा चुनाव में 74 महिला सांसद यानी लोकसभा सदन के निर्वाचित संख्या का 13.63%, 74 और प्रतिशत में 13.63% चुनी गई, जो 2019 की तुलना में 4 सीटें कम है। 1952 के भारत के पहले चुनाव की तुलना में 52 सीटें अधिक, यानी 74 में से अगर 52 हटा दिए जाए तो टोटल बचते हैं 22। यानी पहली लोकसभा चुनाव यानी 1952 में 22 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। बीजेपी 240 सीट प्राप्त की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99, समाजवादी पार्टी ने 37, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने 29। हो सकता है सीटों को मिलान करने के लिए दे दिया जाए, तो इसलिए जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी सीटों को देख लीजिएगा। शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? भर्तृहरि मेहताब को, भर्तृहरि मेहताब। प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और अध्यक्ष के चुनाव तक निचले सदन की अध्यक्षता करना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सदन के नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। भारत IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन, नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA पर्यटन सम्मेलन आयोजित, कहां पर? नई दिल्ली में। IORA 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें 23 सदस्य देश हैं और इसका सचिवालय मॉरिशस में है। बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बधावन में एक मेजर पोर्ट को मंजूरी दी। एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास, विश्व बैंक के साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप एवं प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया। एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस की पहचान पहली बार दक्षिणी चीन में घरेलू जल पक्षियों में की गई थी। संगम डिजिटल ट्विन पहल, IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में नवनियुक्त प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं। स्पर्श सेवा केंद्र के विस्तार के लिए समझौता, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन प्रणाली प्रत्यक्ष पेंशन प्रसंस्करण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है।
राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु समझौता। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए? राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु। एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को इस अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को दुनिया भर में मनाया गया था। कला एवं संस्कृति। कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर। 23 जून को केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में जगह मिली थी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में की गई थी। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित। श्रीनगर शहर विश्व शिल्प परिषद द्वारा शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। और इससे पहले कौन कौन से शहर थे? जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, और चौथा कौन सा बन गया है? श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में। राष्ट्रपति भवन में पहली बार राज्य पर्व का आयोजन। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित राज्य पर्व समारोह में भाग लिया। राज्य पर्व उड़ीसा का 3 दिवसीय अनूठा त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता रजस्वला होती हैं। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित अंबुबाची मेला। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। नीलांचल पहाड़ियों पर। आर्थिकी देख लेते हैं। रिवाइंड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट फॉर सार्क कंट्रीज। 27 जून को आरबीआई ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा लागू करने का निर्णय लिया। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई उन सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौते करेगा जो स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR यानी इंडियन रुपीज स्वैप विंडो शुरू की गई है। जनवरी मार्च 2024 चालू खाता अधिशेष। आरबीआई ने बताया कि भारत में वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी मार्च 2024 तिमाही के दौरान $5.7 बिलियन या जीडीपी के 0.6% पर चालू खाता अधिशेष दर्ज किया गया। आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2024 S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है तथा खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% का अनुमान। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया गया कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024। भारत कृषि योग्य भूमि में विश्व में दूसरे स्थान पर है और अनाज उत्पादन में तीसरे स्थान पर। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, अंडा का दूसरा और मांस का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। 2022-23 में अनाज के उत्पादन का उच्चतम मूल्य उत्तर प्रदेश में, जबकि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का उच्चतम मूल्य पश्चिम बंगाल में। 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली हेतु $170 मिलियन का ऋण। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत करने के लिए और भविष्य की महामारियों से निकलने की क्षमता में सुधार के लिए $170 मिलियन का ऋण। इसके द्वारा ADB द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 68। इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में। वर्तमान अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा जो कि जापान के हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने यानी IFC ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन देने की घोषणा की है। इस परियोजना को कनाडा स्थित एक अग्रणी वैश्विक निवेश फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। IIT हैदराबाद और जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के मध्य 3 वर्षीय समझौता। यह समझौता किस लिए किया गया है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एम्बेडेड सेमीकंडक्टर सिस्टम में अनुसंधान और सहयोग के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं।
थैंक यू।